What are essential qualification and disqualification for appointment and reappointment of an auditor? This is very important question of auditing. So you have to clear your concept. कंपनी ऑडिटर से रिलेटेड सारे रूल्स किस में दिए गए हैं? कंपनी एक्ट 2013 में. तो कंपनी एक्ट 2013 के चैप्टर 10 में सारे प्रोविजंस गिवन हैं, जो कहाँ से लेके है? सेक्शन 139 टू 148 ये सारे सेक्शन गिवन है. एज वेल एज इसी कंपनी एक्ट का एक कार रूल भी है, दैट इज CAAR कंपनी ऑडिट एंड अश्योरेंस रूल. 2014 में आपको 10 रूल्स भी गिवन है, जिसमें भी क्या गिवन है? डिस्क्वालिफिकेशन. तो ये सारे सेक्शन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है हमारे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट. क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑडिटर, ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 141. सेक्शन 141 इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, सेक्शन क्वालिफिकेशन का और डिस्क्वालिफिकेशन का. क्वालिफिकेशन के कौन से सेक्शन है? 141 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, ये है क्वालिफिकेशन के. और डिस्क्वालिफिकेशन का है सेक्शन 141 का सब सेक्शन 3 एंड 4, ये हमारे रिलेटेड है डिस्क्वालिफिकेशन से. इसमें ये हमारा आ जाएगा A to J. तो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का सेक्शन क्या हो गया है? 141. फाइन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 यहाँ हमने डिस्कस किया है कंपनी ऑडिटर से रिलेटेड सारे सेक्शन कौन से हैं? 139 टू 148. सेक्शन 139 हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर. Every company has to appoint auditor at the first annual general meeting. First AGM में उसको अपने ऑडिटर की नियुक्ति करनी होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139. Such auditor can either be individual or a firm. और ये ऑडिटर कौन भी हो सकता है? एक इंडिविजुअल, दैट मीन्स एक आदमी भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, और एक फर्म भी हो सकती है. क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर सेक्शन 141 के सबसेक्शन 1 एंड 2 ये हमने ऊपर डिस्कस किया था. 1 रिलेटेड है इंडिविजुअल और अ पर्सन से, और 2 रिलेटेड है हमारा फर्म से. बट जो बेसिक क्वालिफिकेशन या इनिशियल्स है वो सेम ही होते हैं, दैट इज CA प्लस COP प्लस होल टाइम प्लस इन इंडिया. इस बेसिक को आपको ध्यान रखना है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 एक इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? CA होना चाहिए, तभी आप उसको कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, ही शुड हैव COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. COP मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. और ये प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए? होल टाइम होनी चाहिए, पूर्णकालीन अभ्यासरत होना चाहिए. और कहाँ होना चाहिए? इन इंडिया में होना चाहिए. अगर कोई CA जॉब करता है तो आप उसे कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग. और चार्टर्ड अकाउंटेंट का मीनिंग क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. पर्सन किसका मेंबर होना चाहिए? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. और उसके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस.
ईदर इंडिविजुअली और पार्टनरशिप। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे हो सकता है, इंडिविजुअली भी हो सकता है और इन अ पार्टनरशिप विद द अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। फॉर नेक्स्ट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, दे मस्ट फॉर द टाइम बीइंग। कौन सा कंसिडरेशन रिसीव करना है, कितना टाइम होगा, वो किससे ऑथराइज्ड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए। कब, इन द केस अगर वो कहाँ पे हो, आउटसाइड इंडिया में हो, और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिमिलर टू सीए। देयरफॉर ओनली प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, यहाँ पे यही बोला गया जो खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, वे ही क्या कर सकते हैं, एज अ कंपनी ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म एज ऑडिटर, सेक्शन 141 का सबसेक्शन 2। A firm including limited liability partnership, एक ऐसी फर्म जो कि क्या हो, LLP हो, वही क्या कर सकती है, एज ए कंपनी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। इसमें भी दो केसेस हैं। फर्स्ट है जो उसके ऑल पार्टनर्स क्या हो, सीए हो, और सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सपोज कीजिए अगर सारे पार्टनर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, जिसमें क्या हो, मोस्टली पार्टनर्स शुड बी सीए। जो भी ऑडिटिंग की जाएगी वो फर्म के नाम से ही की जाएगी, चाहे इनमें से कोई भी पार्टनर ऑडिटिंग कर रहा हो, ठीक है। और इन द केस ऑफ सिग्नेचर, कोई भी पार्टनर जो कि सीए हो वो उस ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकता है। फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वेयर ऑल द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर्स। और इन पार्टनर्स में जो सीए होंगे उसकी भी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सीए प्लस सीओपी प्लस होल टाइम इन इंडिया, दैट इज may be appointed by its firm name to be auditor of a company. In such a case, any partners of practicing may act in the name of the firm. A person who is chartered accountant can be appointed as a statutory auditor. एक ऐसा पर्सन जो कि सीए है वो वैधानिक अंकेक्षक भी नियुक्त हो सकता है, दैट मीन्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी। Even a firm of a chartered accountants can be appointed as such in its own name provided by a majority partners practicing are qualified for such an appointment. आपको ऊपर ये दोनों कंडीशन मैंने डिस्कस कर ली है। ऑल पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी में या फिर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए, प्लस सीए प्लस सीओपी प्लस होल टाइम प्लस इंडिया में होना चाहिए। यही इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 एंड 2। ये है हमारी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन कंपनी ऑडिटर। तो ये हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 141 के सबसेक्शन 3 और सेक्शन 141 के सबसेक्शन 4 में। अब 3 में हमारे कितने आ जाएंगे, A to J तक आ जाएंगे। ये अब A to J, ये देखिए ये A B C D ये सारे हमारे J तक कंटिन्यू है, इसके अलग अलग प्रोविजन है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सेक्शन तो आ गया, एज वेल एज कार रूल 2014 का रूल 10 भी हमें डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। क्या है कार, हमने ऊपर डिस्कस किया है। कंपनी ऑडिट एंड अश्योरेंस रूल 2014 का रूल 10 भी हमें डिसक्वालिफिकेशन बताता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 द कंपनी एक्ट 2013 विद द रूल 10। रूल 10 ये देखिए ये प्रोविजन और ये रूल ऑफ द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स रूल 2014 कंपनीज the following persons are not eligible for the appointment as an auditor of a company. First क्या है, a body incorporate. Previously we have discussed कि आप एक फर्म को भी क्या अपॉइंट कर सकते हैं, कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं,
बट इन द केस ऑफ LLP, अगर वो LLP नहीं है तो वो फर्म एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती है। तो वो यही है, अ बॉडी इनकॉर्पोरेट, असमामेलित संस्था। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए गिवन है आपको, ये बी क्या गिवन है, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी की ऑडिट हो रही है उस कंपनी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। सेकंड क्लॉज हो गया है बी क्लॉज। सी क्लॉज क्या है, अ पर्सन हु इज पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इसमें क्या बोला गया है, एक ऑफिसर और एम्प्लॉय, ये है हमारा ऑफिसर, ये है एम्प्लॉय। इस ऑफिसर का एम्प्लॉय और पार्टनर, ये जो ऑफिसर है इस ऑफिसर का एम्प्लॉय और पार्टनर, ये दोनों ही नहीं कर सकते हैं ऑडिटिंग। ऑफिसर का एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता है और ऑफिसर का पार्टनर भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता है। दैट मीन्स एक कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसका भी अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो भी उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है, और कोई कर्मचारी है उसका कोई पार्टनर है तो वो भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज क्लॉज डी, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और अ पार्टनर, वो भी उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। इसकी हमें कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। सपोज कीजिए आप ए को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं तो ए ओन खुद, उसका रिलेटिव और उसका पार्टनर, ये तीनों ही नहीं हो सकते हैं। तब कंडीशन क्या होगी, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी और सच होल्डिंग कंपनी। अगर इन तीनों में से किसी के पास भी क्या है, CA हैज, C मीन्स कंपनी, A मीन्स एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, H मीन्स, और A मीन्स होल्डिंग कंपनी की एसोसिएट कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी मीन्स, S मीन्स सब्सिडरी कंपनी। इनमें से किसी के भी सिक्योरिटी, अंश या प्रतिभूति ले रखी है या फिर कोई भी हित हो उनका, तो वो इसमें ऑडिट नहीं कर पाएंगे। इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक के रिलेटिव ने मोर देन 1 लाख रुपीस की सिक्योरिटी या हित ले रखे हैं, अंश या कोई हित ले रखा है, तो वो उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। पार्टनर और खुद के केस में तो 1 रुपए का शेयर या हित भी नहीं ले सकते हैं, बट रिलेटिव के केस में क्या क्लॉज हो गई है कि अगर रिलेटिव ने मोर देन 1 लाख रुपीस की कोई सिक्योरिटी या फिर कोई हित ले रखा है तो उसको क्या करना होगा, विद इन 60 डेज उसको इस क्लॉज को सही करना होगा। डैट मीन जितने भी एक्सेस उसने सिक्योरिटी या हित ले रखा है उसको सेल आउट करना होगा और फिगर को कहाँ तक लाना होगा, 1 लाख तक। ये हित किन में नहीं होना चाहिए, इन सारी कंपनियों में नहीं होना चाहिए। कंपनी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी की एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। CA है इसका क्लॉज इन तीनों पे चलेगा। फर्स्ट में हो गया, सेकंड में भी यही होगा कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और ये सब जो है उनमें क्या नहीं होना चाहिए, उनका ऋणी नहीं होना चाहिए। कल से समझ रहे हैं, ए खुद ओन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर। CA हैज के ऋणी है, उनसे उन्होंने ऋण ले रखा है तो वो उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते हैं। इसकी लिमिट क्या है, मोर देन 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज से ज्यादा के ऋण लेने पर
आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते हैं। कंपनी में ये सारी कंपनियां इंक्लूड हो गई है। फाइन। अब यहाँ देखिए मोर देन 5 लाख क्यों बोला गया? अगर 5 लाख ले रखे हैं तो कर सकते हैं, बट अगर 5 लाख 1 रुपीज भी हो गया तो नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज मोर देन 5 लाख रुपीज। फाइन। नेक्स्ट है has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company, its subsidiary, its holding associate company, in such a holding company for such amount may be prescribed। अगर किसी ऑडिटर ने, खुद ने, उसके रिलेटिव ने या पार्टनर ने मोर देन 1 लाख की अगर गारंटी दे रखी है थर्ड पार्टी की, इनमें से किसी भी कंपनी को, तो वो उस कंपनी की ऑडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे तीनों पॉइंट डिस्कस हो गए। ये तीनों किससे रिलेटेड है? सीए हैज से रिलेटेड है। इसे रिपीट करते हैं हम इसको। इस कंडीशन में सिर्फ रिलेटिव ही 1 लाख रुपीज तक की सिक्योरिटी या फिर हित रख सकता है, पार्टनर और खुद नहीं। सेकंड केस में अप टू 5 लाख तक वो उसका ऋणी होना चाहिए, तभी वो ऑडिट कर सकता है। थर्ड केस, इन तीनों में से कोई भी गारंटी दे सकता है कंपनी को फॉर द थर्ड पार्टी। उसकी लिमिट है हमारी अप टू 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट है ई क्लॉज। ई क्लॉज में क्या है? अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एसोसिएट कंपनी। कंपनियां कौन सी होगी? सेम वही सीए हैज। जो भी हमारा ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन किसी भी कंपनी से बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए है जो कि बाहर गया है अपनी फैमिली के साथ या इंडिविजुअल घूमने के लिए या किसी काम से। तो अगर इस जगह पर उस कंपनी की कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है और वो वहाँ रुकना चाहता है तो वो वहाँ रुक सकता है, बशर्ते उसने वहाँ पे उसको पेमेंट किया हो और जो डिस्काउंट मिला हो वो जेन्युइन डिस्काउंट मिला हो। तो दैट इज योर आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स कि आपका उसमें कोई भी हित नहीं हुआ है। अगर आप किसी दूसरी जगह भी रुकते तो आपको पेमेंट करना होता। सिर्फ नेगोशिएशन कितना हुआ है? बेसिक नेगोशिएशन हुआ है, उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। तो ये वाले ट्रांजैक्शंस, ये वाले बिजनेस रिलेशंस क्या हैं? इसमें छूट योग्य है। नेक्स्ट इज, एक ऑडिटर सिर्फ ऑडिटिंग ही नहीं करता है, वो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज भी देता है। अगर वो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज देता है और उसके लिए प्रॉपर रिम्यूनरेशन लेता है तो इस टाइप की बिजनेस टास्क भी क्या है? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आती है। फाइन। तो ये हो गया हमारे 2 एक्सेप्शंस। नेक्स्ट इज अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। भी डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर या शैडो डायरेक्टर भी उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटेड नहीं हो सकता है। अ पर्सन हु इज इन द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म holding appointment as its auditor if such person's partner is at the date of such appointment and reappointment holding appointment as an auditor more than 20 companies। देखिए, एक बात तो ये बोली गई थी कि वो दूसरी जगह अपॉइंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज, एक ऑडिटर कितनी कंपनी ऑडिट कर सकते हैं? 20 कंपनी ऑडिट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज एक सीए किसी भी कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ये इससे रिलेटेड नहीं है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अलग बात है, किसी का एम्प्लॉय होना अलग बात है, और फ्रीली 20 कंपनीज की ऑडिट करना अलग बात है। ठीक है, तो वो वंस इन अ ईयर कितनी ऑडिट कर सकता है? 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट
of an offense involving a fraud or a period of 10 years has not elapsed from the date of the conviction. एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि न्यायालय ने क्या दोषी करार दे रखा है वो भी नहीं कर सकता है, और उसका क्या है, अगर उसने कोई फ्रॉड किया है तो वो नेक्स्ट 10 इयर्स तक किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो ये भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। Any person whose subsidiary, associate company, other form of entity engaged on the date of appointment in consulting specialized services provided in section 144 of the Company Act 2013. According to Company Act 2013 section 144 में कुछ ऐसी सेवाएं डिस्क्राइब की गई हैं जो कि एक ऑडिटर नहीं कर सकता है। अगर उनमें से कोई भी सेवाएं वो करता हुआ पाया गया तो वो उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। EA हैज इनमें से किसी भी कंपनी में वो ये सेवाएं नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सेवाएं किस में वर्णित है? सेक्शन 144 में। नेक्स्ट इज जे, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्ड एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सबसेक्शन सी, दैट इज ऑफिसर, एम्प्लॉई, पार्टनर, इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो जाती है तो उसकी पोजीशन को वेकेंट समझा जाएगा। अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है तो अपने आप ही उसकी क्या हो जाती है? कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। फाइन सेक्शन 141 का सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि कोई भी पर्सन या फर्म अगर ऑडिटर अपॉइंट है और उसमें ऊपर वाले जो सेक्शन 141 के सबसेक्शन 3 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है तो वेकेंट माना जाता है उसकी पोजीशन को, और उसकी क्या हो जाती है? कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। Where any person firm appointed as an auditor incurs of any aforesaid disqualification after his and its appointment, he and it shall vacate the office immediately. वैसे ही उस ऑफिस को उसको इमीडिएटली वेकेंट करना होता है। सच वेकेशन शैल बी डीम्ड, मान ली जाती है कि वो क्या है? उसकी कैजुअल वैकेंसी है इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर टू बी फिल्ड बाय द कंपनी।